I, Zabian Vijay Tripathi, I am working as an assistant professor of history in Faculty of Education and Methodology. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन के साथ साथ एक और नाम मैंने लिया है देवगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन के देवगिरी आक्रमण के बारे में। इसमें ना तो अलाउद्दीन का मैं बहुत ज़्यादा जीवन परिचय बताऊंगा और ना तो उसकी द्वारा किए गए अन्य कार्य और अन्य घटनाएं। मूलतः अलाउद्दीन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए फेमस है, साथ ही मंगोलों द्वारा किए गए आक्रमणों को से राज्य की सुरक्षा के लिए भी वो फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और कई विवादों से उसका नाता रहा है, चाहे वो पद्मावती से की कहानी से रिलेटेड हो या फिर रणथंभौर पे उसका आक्रमण हो या फिर मलिक काफूर के साथ उसके संबंध हो या फिर दक्षिण भारत में उसके द्वारा शुरू किए गए अभियान हो। विभिन्न कामों के लिए वो लगभग 20 साल के अपने टाइम पीरियड में फेमस रहा है। तो अभी इसी को हम डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन और उसके देवगिरी में किए गए आक्रमण के बारे में। तो मेरा नाम है विजय त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। आगे हम इंट्रोडक्शन देखते हैं उसका। इंट्रोडक्शन, अलाउद्दीन का जो टाइम पीरियड है वो है 1296 यानी 1296 टू 1316 यानी 20 ईयर्स तक उसने भारत पे रूल किया एज द रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। बचपन का नाम था अली गुर शाह। 4 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई था अली गुर शाह और ही वॉज द रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी के एक रूलर के रूप में उसने लगभग 20 सालों तक रूल किया। अलाउद्दीन इंस्टीट्यूटेड अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया रिलेटेड टू रेवेन्यूज, प्राइस कंट्रोल एंड सोसाइटी। समाज, प्राइस कंट्रोल और राजस्व से रिलेटेड विभिन्न तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। He also successfully fended off several Mongol invasion of India. भारत पे हुए बहुत सारे अनेकों मंगोल आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए भी वो जाना जाता है। अलाउद्दीन वॉज अ नेफ्यू वो एंड सन इन लॉ ऑफ हिज प्रेडिशर जलालुद्दीन, यानी कि जलालुद्दीन जो उसके पहले खिलजी डायनेस्टी का जो रूलर था जिसने खिलजी डायनेस्टी की नींव ही रखी थी, वह अलाउद्दीन का चाचा भी था और साथ में उसका ससुर भी था। यानी कि अलाउद्दीन उसका भतीजा भी था और साथ में उसका ससुर। चूँकि इस्लाम में बस सगा नहीं होना चाहिए, चाचा, बुआ, फूफा, ताई ये सब चल जाता है, तो वो वही था। अलाउद्दीन बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर डिपोजिट द ममलूक्स। अलाउद्दीन वॉज गिवन द पोजिशन ऑफ आमिर तुजुक। जब जलालुद्दीन ने मामलुक डायनेस्टी को ख़त्म करके खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी, तब उसने अपने भतीजे को आमिर तुजुक इक्विवेलेंट टू मास्टर ऑफ द सेरेमनीज, यानी कि जो भी तुजुक का काम होता है, जो राजघराने में जो सेरेमनीज होते हैं, उत्सव होते हैं, उनका प्रबंध करने का काम तुजुक का होता है। तो उसे आमिर तुजुक की पोस्ट मिली। बाद में उसके कार्यों से खुश होकर आफ्टर सप्रेशन अ रिवोल्ट अगेंस्ट जलालुद्दीन, यानी कि एक मलिक छज्जू नाम का एक गवर्नर था जो कारा में था, उसने विद्रोह कर दिया 1291 में। तो उसी को उसने सप्रेश कर दिया, जिसकी वजह से वह जलालुद्दीन उस पर अलाउद्दीन पे खुश हुआ और उसने उसे कारा मानिकपुर का गवर्नर बना दिया। बाद में वह और ज़्यादा खुश हुआ, उसके अन्य अभियानों से और ज़्यादा खुश हुआ, तो उसने 1296 में उसे अवध यानी 1296 में उसे अवध का भी गवर्नर बना दिया। जब उसने भिलसा का प्रॉफिटेबल रेड किया, भिलसा को लूटा, तो इससे खुश होकर उसने उसे अवध का गवर्नर भी बना दिया। अलाउद्दीन रेडेड देवगिरी एंड यूज्ड द एक्वायर्ड लूट टू स्टेज अ सक्सेसफुल रिवोल्ट अगेंस्ट जलालुद्दीन, यानी देवगिरी से जो धन मिला उसे, उसका यूज उसने जलालुद्दीन के अगेंस्ट किया और उसे मार कर किलिंग जलालुद्दीन ही कंसोलिडेटेड हिज पावर इन दिल्ली एंड सबजुगेट जलालुद्दीन सन इन मुल्तान। उसके भाई जलालुद्दीन के बेटे को भी मुल्तान का गवर्नर बना के भेज दिया गया और इस तरह वो दिल्ली की सल्तनत को हथिया लेता है।
अब जब वो सुल्तान बन गया 1296 में, सुल्तान बन गया जलालुद्दीन को मार के, यानी अपने ससुर को, अपने चाचा को मार के, तब उसके बाद उसके अभियान शुरू होते हैं और वह अपने किंगडम को, अपने राज्य को पूरे उत्तर भारत से साथ साथ, कहने का मतलब वो सिकंदर द्वितीय बनना चाहता था, संपूर्ण दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन अपने एक कोतवाल दोस्त के समझाने पर वह मान गया और वह अपना जो फोकस है वो भारत में ही फोकस रखता है। तो उसने सबसे पहले गुजरात को 1298 में, गुजरात 99 लिखा है, इसको 98 कर लेंगे, एंड अनेक्सेड इन 1304, उसने पहले तो इन्वेड किया और बाद में उसने अपने राज्य में 1304 में मिला लिया। जैसलमेर 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, यही चित्तौड़ है जो आपने पद्मावत मूवी देखी है, और राजा रतन सिंह 1303 में ही उससे हार जाते हैं। बाद में वो मालवा को भी जीतता है, शिवना को भी जीतता है, एंड जालौर को भी जीतता है। These victories ended several राजपूत एंड अदर हिंदू डायनेस्टीज़, इनसे बहुत सारे जो राजपूत शासक थे उनका राज समाप्त हो गया और हिंदुओं को उसने अपने कंट्रोल में करने में सफलता पाई, इंक्लूडिंग द परमार्स, परमारों को हरा दिया उसने, बघेल जो थे उनको भी हरा दिया, और चहमान डायनेस्टी, चहमान रूलर्स जो थे उनको भी हरा दिया, रणथंभौर के जो थे राणा स्तंभपुरा एंड जालौर, द रावल ब्रांच ऑफ द गुहिलास एंड पॉसिबली याजफलाज, हिज स्लेव जनरल मलिक काफूर लेड मल्टीपल कंपेन्स टू द साउथ ऑफ द विंध्यास। दक्षिण भारत के जितने भी कंपेन थे उसके बाद, पहले तो उसने खुद ही किया था देवगिरी में एक 1296 में, जब वो सुल्तान नहीं था, उसके बाद उसने अब ये जिम्मेदारी अपने एक जनरल मलिक काफूर को दी थी, जिसने बहुत सारे कंपेन साउथ इंडिया में किए, और उसने सबसे पहले देवगिरी को 1308, वारंगल 1310, द्वार समुद्र 1311, और 1311 में उसने पांड्यों को भी जीता और बहुत सारी अथाह संपत्ति लूट के वो भारत वापस, यानी कि दिल्ली वापस लौटा। दीज विक्ट्रीज फोर्स्ड द यादव किंग रामचंद्र, काकती किंग प्रताप रुद्र देव, एंड होयसल किंग भल्लाला थर्ड बिकेम अलाउद्दीन ट्रिब्यूटरीज, और उसने इन सभी राज्यों को दिल्ली सल्तनत में, यानी कि अलाउद्दीन में मर्ज कर लिया। काफूर आल्सो रेडेड द पंड्या किंगडम 1301, ऑब्टेनिंग मच ट्रेजर, एलिफेंट्स एंड हॉर्स, और बहुत सारे घोड़े, हाथी और धन जीत के वो वहाँ से वापस लौटा। अब चलते हैं कहानी पर। अलाउद्दीन, जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ उस कहानी की बात अब हम आगे करेंगे। तो ये बात है 1296 की। 1296 में चूँकि वह सुल्तान बनना चाहता था, सुल्तान बनने के लिए धन की ज़रूरत थी। अब धन कहाँ से आई, ये चिंता की बात थी। तभी उसे पता चला दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत में जो विंध्य के जो पर्वत है, विंध्य पर्वत, उसके दक्षिण में अभी किसी का ध्यान गया नहीं था और इस्लाम अभी दक्षिण भारत पहुंचा नहीं था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में 4 राज्य थे, एक तो देवगिरी के यादव, और वारंगल के काकती, यानी जिसे आज हम तेलंगाना कहते हैं, उसकी राजधानी वारंगल हुआ करती थी और वहाँ काकती डायनेस्टी रूल करते थे। होयसल जहाँ बल्लाल 3 का शासन था और यहाँ की राजधानी थी द्वार समुद्र, और सुदूर दक्षिण में थे पांड। वीर पांड और सुंदर पांड नाम के 2 भाई थे और उनमें आपस में ही गद्दी को लेकर विवाद चल रहा था। ये बड़े मजबूत राज्य थे 4, और दक्षिण भारत में इनका दबदबा था। सबसे मजबूत राज्य था यादवों का, जो आज का औरंगाबाद है, पहले वो दौलताबाद कहलाता था। दौलताबाद से पहले वो देवगिरी कहलाता था। इस्लाम आने के बाद उसके अलग अलग नाम बनते गए। अलाउद्दीन उस टाइम पे, जलालुद्दीन दिल्ली का सुल्तान है और इस एरिया में अलाउद्दीन खिलजी है, कड़ा मानिकपुर के क्षेत्र का गवर्नर, साथ ही साथ उसे अवध का गवर्नर भी बना दिया गया था। उसने सुल्तान बनना था तो धन की ज़रूरत थी, तभी एक बड़ी सेना होगी, तभी तो सुल्तान को गद्दी से हटा पाएगा। तो उसको पता चला कि दक्षिण के जो हिंदू राज्य हैं वो काफ़ी धनी हैं। इसी धन को लूटने के लिए उसने प्लान बनाया और उसने दिल्ली एक लेटर भेजा। उसने कहा कि महाराज, मैं मध्य प्रदेश के चंदेरी पे आक्रमण करने जा रहा हूँ और उसको लूटने के बाद मैं दिल्ली आ जाऊँगा। एक लेटर भेजा और वो चंदेरी न जाकर आ गया देवगिरी।
इसके पहले विंध्य पर्वत को क्रॉस करके दक्षिण जाना बहुत टफ था और इसके पहले किसी ने प्रयास भी नहीं किया था। चूंकि अलाउद्दीन को धन की जरूरत थी, दक्षिण भारत की समृद्धि के बारे में सुन रखा था, तो उसने कहा कि चलो देवगिरी को लूट से जो सामान मिलेगा एक सेना बनाएंगे, दिल्ली पे आक्रमण करेंगे और सुल्तान बन जाएंगे। ये उसका प्लान था। लगभग 8,000 घुड़सवारों के साथ, 8,000 हॉर्समैन्स के साथ वो दक्षिण भारत में देवगिरी में आक्रमण करने निकला। विंध्य पर्वत पार करके देवगिरी पहुंचा और देवगिरी जब पहुंचा तो ये बात, वहाँ के जो देवगिरी के यादव शासक थे वो थे उस टाइम पे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव वहाँ पे रूल कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बार पीछे चलेंगे रामचंद्र देव के पीछे, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं कि जो देवगिरी था, यादवों का देवगिरी, वो पहले चालुक्य डायनेस्टी का ही एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन बाद में भिल्लम ने विद्रोह करके देवगिरी को आज़ाद करा के वहाँ पर यादव राज्य की स्थापना की। बाद में सिंघन आया और उसने देवगिरी के यादवों को और शक्तिशाली बनाया, इसके राज्य को और बढ़ाया और पावरफुल बना दिया, एक बड़ी मिलिट्री बना दिया और समृद्धशाली भी बना दिया। बाद में इसी के जो समकालिक, अलाउद्दीन के जो समकालिक शासक थे वो थे रामचंद्र देव और उनके बेटे का नाम था शंकर देव। रामचंद्र देव लगभग बूढ़े हो चुके थे, आने वाला जो रूलर था वो शंकर देव ही था, बट अभी उस टाइम पे रामचंद्र देव ही रूल करते थे। 8,000 सैनिक लेके जब वो देवगिरी पहुंचा तो उन्होंने देखा, उनको जब पता चला रामचंद्र देव के कि अलाउद्दीन वहाँ पर आया, तो उसने अपने घर परिवार वालों को लेके महल से किले में शरण लेने पे भलाई समझी और वो पूरा परिवार लेके किले में चले गए। वो जो किला था वो 600 फुट ऊंची चट्टान में बना था, ऊंची चट्टान में बना था, यानी उसको फतेह करना इतना आसान काम नहीं था। लगभग 8,000 घुड़सवारों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब यहाँ पर अलाउद्दीन के पास ज़्यादा टाइम था नहीं, टाइम की कमी थी। उसके दो रीज़न थे। एक तो दिल्ली बहुत दिन से वो पहुँच नहीं पाया था और कोई खबर भी नहीं थी उसी, तो दिल्ली में जो दरबारी थे वो जलालुद्दीन के कान भरने शुरू कर दिए थे कि अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी है, वो आज नहीं तो कल आपको धोखा देगा और दिक्कत पैदा करेगा। दूसरा रीजन था कि दक्षिण भारत में जो हिंदू राज्य हैं वो कहीं एक होकर उसका सामना ना करें, हमला ना कर दें, इसलिए वो हिंदू राज्यों की नज़रों में आना भी नहीं चाहता था। समय का अभाव था, तो उसने एक प्लान रचा और उसने कहा कि वह दिल्ली के दरबार से भागा हुआ एक आमिर है, बेदखल आमिर है, वह किसी पर हमला करने नहीं आया है बल्कि शरण लेने आया है। कुछ दिन इसी बहाने वो सोचा कि उसे शायद आगे बात बन जाएगी, लेकिन बात बनी नहीं। इस वजह से उसने देवगिरी के किले पे हमला कर दिया, लेकिन कई दिनों तक देवगिरी के किले को जीता नहीं जा सका। तब उसने दूसरा प्लान सूझा उसे कि अब दूसरा चाल चलते हैं। उसने कहा कि ये जो मेरी सेना है ये तो वैनगार्ड है, यानी आगे की पहली पंक्ति की सेना है। 20-25 हज़ार की सेना, शाही सेना जो है वो महाराजा यानी सुल्तान के नेतृत्व में पीछे से आ रही है और हम बड़े पैमाने पर हमला करेंगे देवगिरी पे। यह बात जब रामचंद्र देव को पता चली तो रामचंद्र देव ने संधि करने पे भलाई समझी और उन्होंने अलाउद्दीन के साथ संधि कर ली। इस संधि के तहत बहुत सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी अलाउद्दीन को दिए गए और अलाउद्दीन ने को साल में 4 बार टैक्स यानी चौथ टैक्स कर देने का भी वादा रामचंद्र देव द्वारा किया गया। यह सब लूट के जैसे वो वापस जा रहा था, इसी बीच शंकर देव एक सेना लेके वापस लौट रहे थे। यहाँ बता देना चाहूँगा कि जब उसने हमला किया तो देवगिरी की पूरी सेना शंकर देव लेके किसी दूसरे युद्ध में गए हुए थे, यानी देवगिरी में लगभग 1000-2000 सैनिक ही बचे थे जो किले के अंदर ही थे और किले की सुरक्षा कर रहे थे। शंकर देव अपने सैनिकों के साथ वापस लौटे, तब देखा कि अलाउद्दीन लूट के जा रहा है, तो उन्होंने अलाउद्दीन के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इस युद्ध में अलाउद्दीन ने शंकर देव को हरा दिया और लूट का सारा सामान लेके वो पहुंचा कड़ा मानिकपुर। जब वो कड़ा मानिकपुर पहुंचा तो ये बात दिल्ली में पता चली कि वह देवगिरी में आक्रमण करके बहुत सारा धन दौलत लूट के आया है। बहुत सारे दरबारी मंत्री जो थे उन्होंने जलालुद्दीन के कान भरने शुरू किए और जलालुद्दीन को चेतावनी या फिर सचेत करना शुरू किया कि अलाउद्दीन के मंसूबे हमें ठीक नहीं लग रहे। जलालुद्दीन ने खुद वहाँ पर निर्णय लिया कि अब हम अलाउद्दीन से धन लेने खुद ही कड़ा मानिकपुर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, आगे की जो कहानी है वो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। इसके बाद जो क्या होगा, अलाउद्दीन कैसे सुल्तान बनेगा और वह दोबारा वहाँ पर कैसे हमला करेगा, इस कहानी को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। धन्यवाद।